So till now we have studied something related to logic which started with simple normal sentences. फिर sentences से हम लोग statements की तरफ गए and we tried to understand कि what exactly the statement is. फिर हमने statement को classify किया, है ना. एक तरीके से हमने simple और composite या compound ऐसा classify किया. दूसरे तरीके से हम गए तो हमने tautology, contradiction और contingency, राइट. ये तीन तरीके से हमने इसको क्लासिफाई किया और हम आगे बढ़ गए. इस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंपाउंड स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करना सीखा था ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स. एक, अगर सिंपल स्टेटमेंट्स का वैल्यू दिया हुआ है तो आप कंपाउंड स्टेटमेंट का एक ट्रुथ वैल्यू निकाल लोगे. सिंपल स्टेटमेंट्स का वैल्यू मतलब ट्रुथ वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं. अगर सिंपल स्टेटमेंट्स का ट्रुथ वैल्यू दिया है तो उसको यूज करके जो कंपाउंड स्टेटमेंट बना है उसका ट्रुथ वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग द बेसिक टेबल, राइट. पर मान लो अगर सिंपल स्टेटमेंट्स का वैल्यू नहीं दिया है और मुझे एक कंपाउंड स्टेटमेंट दे दिया गया, बोला इसका वैल्यू निकालो, तो उसका कोई सिंगल वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे. आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स विल बी इंसर्टेड एंड देन प्रोसेस्ड टू गेट द लास्ट कॉलम एज द फाइनल आंसर, राइट. हमने ये पूरा ट्रुथ टेबल का कंसेप्ट काफी अच्छे से किया था और उसमें वी हैड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर लास्ट कॉलम सब पी है तो टोटोलॉजी होगा, लास्ट कॉलम अगर सबका सब एफ है तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा, अगर पी एफ मिक्स है तो कंटिंजेंसी होगा. दीज वर थ्री थिंग्स व्हिच वी ट्राइड टू डू, राइट. अभी आज के प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे मैं वो बता दूं. सबसे पहले हम क्वांटिफायर समझेंगे. एक चीज होती है जिसको हम क्वांटिफायर बोलते हैं, ठीक है. क्वांटिफायर के बाद में we will talk about logical equivalence. What is logical equivalence? बहुत सिंपल सी लाइन है. अगर मैं आपको दो कंपाउंड स्टेटमेंट्स दे दूं या दो कोई भी स्टेटमेंट्स दे दूं, कंपाउंड सिंपल जैसा भी हो, है ना, राइट, और दोनों का आप ट्रुथ टेबल बनाओ. ट्रुथ टेबल बनाने के बाद में जो लास्ट कॉलम आता है वो उस कंपाउंड स्टेटमेंट का आंसर होता है, यानी ट्रुथ वैल्यू होता है, बराबर है. दोनों का अपना अपना टेबल होगा, दोनों के अपने अपने कॉलम्स होंगे और लास्ट कॉलम दोनों के अगर एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है. बात समझ में आ रही है. इसको हम लोग लॉजिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं. सिंपल लॉजिक है, एकदम 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड सा. उसके बाद हम लोग एक डुअल नाम की चीज देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है डुअल, बहुत इंटरेस्टिंग है. डुअल में क्या होता है मैं बताऊंगा, राइट. तो आज का जो हमारा टारगेट शुरू होगा वो सबसे पहले ऐसे शुरू होगा, हम क्वांटिफायर की बात करेंगे. क्वांटिफायर के बाद में, क्वांटिफायर इज अ रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, अभी हम देखते हैं, ठीक है. क्वांटिफायर के जस्ट बाद हम लोग लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात करेंगे. लॉजिकल इक्विवेलेंस, एक काम करते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस पहले देख लेते हैं. तो लॉजिकल इक्विवेलेंस देखते हैं, फिर क्वांटिफायर देखते हैं. क्वांटिफायर के बाद में डुअल देखेंगे, ठीक है. डुअल नाम की एक चीज होती है. और डुअल के बाद में तीन तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं. इम्प्लाइड स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना, इम्प्लाइड स्टेटमेंट्स इम्प्लीकेशन वाले, उनको हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं. जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं ना, उसको तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है. सर पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है. सबसे पहला कन्वर्स, देन वी हैव इनवर्स एंड देन वी हैव कॉन्ट्रापोजिटिव. इसको हम लोग CIC करके याद रखते हैं. कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव. तो लोग कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव ऐसा ही बोलते हैं. ये बोलने के अपने अपने तरीके हैं, बट दैट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट. तो आज का हमारा टारगेट रहेगा यही सारी चीजों को डिस्कस करना, राइट. तो शुरुआत करते हैं वहां से जहां हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था. आई विल नॉट टेक यू टू द टेक्स्ट बुक वर्ड. हियर वी गो. We had started with this exercise number 1.2 in the previous lecture, और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा किया था जिसमें we learned how to make the truth table of such compound statements, right. और हम आगे बढ़े थे. पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपाउंड स्टेटमेंट ही है और ये पूरे के पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट को कैसे काम करना है ये अपने को आना चाहिए, राइट. सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद ये जो आपने ये पूरा क्वेश्चन किया, इसमें आपने बहुत सारा कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया होगा, मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल बनाया होगा. प्रैक्टिस अच्छी हो गई. इसके बाद देखो आप सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसमें ये लोग ट्रुथ टेबल की बात कर रहे हैं, दिख रहा है इसमें भी. लेकिन क्या बोल रहे हैं, आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ करना है. इस पूरे सेटअप में क्या करना है, लॉजिकल इक्विवेलेंस ये पूरे में प्रूफ करना है. अब सर इस पूरे में लॉजिकल इक्विवेलेंस कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल सा काम है ना. सर किया था, ये भी हमने किया था क्या, बोला था आपने.
अच्छा, मैंने इसको करने के लिए बोला था। इट इज वेरी सिंपल। एक छोटा सा इसको एक बार हल्का सा देख लेते हैं। एक में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो है वो एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, दिख रहा है? हाँ हाँ, और ये जो मैं दूसरा बॉक्स बनाऊंगा ना, ये दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट है, दिखा? ये दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट के अपने अपने ट्रुथ टेबल बनेंगे। ट्रुथ टेबल बनाना हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा हुआ है। क्वेश्चन 1 में जैसे हमने ट्रुथ टेबल बनाया, उसी तरह से हम ट्रुथ टेबल बना लेंगे। आई होप इट इज क्लियर, राइट? यस। तो इसका आप पहले वाले का एक ट्रुथ टेबल बनाओगे, दूसरे वाले का दूसरा ट्रुथ टेबल बनाओगे, और दोनों ट्रुथ टेबल बनाने के बाद में दोनों के लास्ट कॉलम्स को इक्वेट करोगे। अगर दोनों के लास्ट कॉलम्स सेम सेम हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो आप क्या बोलोगे? तो आप क्या बोलोगे? इक्वल, ये लॉजिकल लिखने का, इक्वल। ये लिखने का जो लाइन है ना क्वेश्चन नंबर 1, लिखने का और लिख के बोलने का इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। क्या करने का? लिखने का और लिखकर बोलने का इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। खत्म होगी बात। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल करने का ट्राई करते हैं, तो आई थिंक दैट विल वर्क बेटर फॉर यू। ये वाला ट्राई करते हैं, ये वाला। ये देखो, ये वाला 10th वाला करने का ट्राई। हाँ चलो ठीक है, राइट? Yes, this is what we have. Okay, so we will just try to do this and see if it is possible for us to solve the problem. Right? तो चलो हम लोग चलेंगे थोड़ी देर में बोर्ड पे, और उसके पहले just start, you people start writing. 9th है ना? 9th नहीं 10th है, sorry, 10th question. You people just start writing and see what really can be the case. है ना? Logic में थोड़ा मैं बोर्ड को सेट कर लूँ and you people start it. मैं लिख रहा हूँ लॉजिक चैप्टर 1, 12th स्टेट सीबीएसई एंट्रेंस। सब जगह पर यही टॉपिक लगने वाला है, इसलिए हम इसको हाईलाइट इस तरह से करेंगे। स्टार्ट आप लोगों ने कर रखा है, अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन 2 का 10th वाला। पहला ट्रूथ टेबल आप लोग बनाएंगे, तो किसका बनाएंगे? नेगेशन ऑफ पी डबल इंप्लाइज क्यू का। स्टार्ट कर दीजिए। आपको प्रूफ करना है कि इट इज इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। मैं बोर्ड पे आप लोगों को लेकर जा रहा हूं। Right? I'll take you to board now. It's very important. Just look here. I'm changing the camera setup for you. Sorry, 1 second. So first we will solve ये वाला negation of P double implies Q। कैसे सॉल्व होगा सर? बहुत सिंपल काम है। हम इसको निकालेंगे और उसके बाद इसको निकालेंगे। देखो एक बात देखो, हर जगह पर ना P Q P नेगेशन Q Q P यही लगा हुआ है ना, तो एक काम करते हैं, सबको एक ही टेबल में डाल देते हैं। एक ही टेबल में डालेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, आपको ज्यादा बार बार काम नहीं करना पड़ेगा, है ना, और टाइम भी बचेगा। कैसे करना है सर? P पहले बनाया मैंने, फिर देखो मैं क्या बनाऊंगा, मैं Q बनाऊंगा। अब ये दो ही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, P और Q। ये दो ही प्राइमरी स्टेटमेंट्स हैं, राइट? यस, इन्हीं दो के बेसिस पे हम लोग बाकी सारी चीजें बनाएंगे। इसको हम एक और नाम दिया था हम लोगों ने, बताओ क्या? प्राइमरी स्टेटमेंट्स को हम एक सिंपल स्टेटमेंट्स को हम एक नाम देते हैं, वो क्या है? अभी हमको नेगेशन P कहीं काम नहीं आने वाला है, बट नेगेशन Q काम आएगा, तो हम नेगेशन Q भी यहीं पर बना लेंगे। बराबर है ना? राइट, नहीं नेगेशन P भी काम आने वाला है, सॉरी, नेगेशन P भी यहाँ पर काम आएगा ना, तो हम नेगेशन P बना लेंगे, नेगेशन Q भी यहीं पर बना लेंगे। क्लियर? और इसके अलावा क्या होगा? अभी हमको बाकी जो चीजें चाहिए वो निकाल लेते हैं। पहले हम यही निकालते हैं, तो P डबल इंप्लाइज Q निकलेगा, निकला है कि नहीं निकलेगा? उसके बाद फिर क्या निकलेगा?
उसके बाद नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q, ये भी निकलेगा, ये हमने निकालना सीखा हुआ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक। अच्छा उसी तरह से P एंड नेगेशन Q निकलेगा, Q एंड नेगेशन P निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर और बड़ा हो सकता है तो लिखने में बहुत तकलीफ होगी आप लोग को, यहाँ पे लिखने में तकलीफ होती है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कभी कभी कॉलम नंबर डाल देते हैं। कॉलम नंबर डालेंगे तो कैसे डाल देंगे, इसको हमने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3, आप लिख सकते हो कॉलम के ऊपर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 बोल दिया, 5 बोल दिया, इधर 6 बोल दिया, इधर 7 बोल दिया और इधर 8 बोल दिया, दिस इज व्हाट यू कैन राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। फिर उसके बाद में अभी ये पूरा स्टेटमेंट कैसे मिलेगा मेरे को, इन दोनों का और करके ना, तो मैं इधर 7 और 8 ऐसा भी लिख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इट इज अलाउड। अभी इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखने की हमारे पास जगह नहीं है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर। नहीं तो फिर मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, बस खाली छोड़ देता हूँ खाली, तुम समझ जाना। देखो अभी हमारे बुक में जगह होगी तो लिखो, सो आई एम मेकिंग दिस टेबल नाउ, दिस इज द हेडर लाइन यू हैव। अब यहाँ से क्योंकि 2 स्टेटमेंट्स है ना, तो हमारे पास कितने रोज आएंगे, 4 रोज, और कॉलम्स जितनी जरूरत होगी उतने आएंगे। तो देखो मैं कॉलम्स बना रहा हूँ फिलहाल, तो अभी ये हमने कॉलम्स बना लिए, बहुत सारे कॉलम्स हम बना रहे हैं, देयर इज नो सच बिग प्रॉब्लम इन मेकिंग कॉलम्स। ये हमने एक कॉलम बनाया, यहाँ पे भी हमने एक कॉलम बनाया, और लास्ट में भी एक कॉलम बनाया जिसके बारे में मैंने अभी तो कुछ लिखा नहीं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है मेरे बोर्ड के ऊपर, यू ऑल कैन राइट, ठीक है। ये पूरा जो सेकेंड पार्ट है ना इक्विवेलेंट के आगे, ये पूरा, दिस यू कैन राइट ओवर हियर। मैं 4 रो बनाऊंगा, आई विल मेक 4 रोज, प्लीज सी हियर, 4 रोज बनाना ही है सर। ये देखो सबसे पहले मैंने ऐसा 2 बना दिया, और फिर बाद में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 हो गए ना। अब E T F F T F T F, इसके बाद F F T T F T F T, कोई दिक्कत है, डबल इंप्लाइज Q, तभी ट्रू होगा जब दोनों सेम होंगे, ना। दोनों सेम कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, बाकी सब जगह पे फॉल्स हो, याद हो जाना चाहिए। तो अब इसका नेगेशन चाहिए, मतलब F F T T, समझा। इसके बाद क्या बोला है, P and negation Q, where is P here, this is P, where is negation Q here, तो अभी इन दोनों का एंड करना है हमको, एंड इन दोनों कॉलम्स का, कोई दिक्कत है, इन दोनों का एंड करना है, एंड, कैन यू डू इट, एंड मतलब मल्टीप्लाई ना, तो देखो P F F T T T F F F F T F, तो यहाँ छोड़ के बाकी सब F है, तो ये छोड़ के बाकी सब F है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी Q एंड नेगेशन P, मतलब ये वाला है ना, राइट। इसको आप देखो तो ये TT छोड़ के बाकी सब मतलब F है, ये छोड़ के बाकी सब F है। अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों का और करना है ना। तो और में क्या होता है, जब दोनों F होते हैं तभी खाली ये F हो सकता है, क्योंकि एडिशन है ना, 0 + 0 0 होगा, बाकी ये भी 2T हो जाएगा, ये भी T हो जाएगा, गॉट इट। अभी हमारा कंपैरिजन किसके किसके बीच में, हमारा कंपैरिजन है इसके बीच में, और ये 7th इधर आएगा ना, 7th, तो इसके बीच में, ये सुनो, तो 7 9 आएगा, 9 आएगा, 9 इसके बीच में, तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 7th and 9th इट इज प्रूव्ड दैट, देखो चेक करो, दोनों चेक करो, सेम है ना, तो फ्रॉम 7th and 9th इट इज प्रूव्ड दैट, ये स्टेटमेंट पूरा लिख दो, खत्म, राइट इट डाउन।
हेलो, so now with this the equivalence part gets over. Okay, so here we complete the logical equivalence ka concept. कि when can two statements be called logically equivalent? When the truth tables give identical results. ठीक है? So whenever the truth table of two statements give identical results, we say that both the truth, both these statements are logically equivalent. This is the concept of logical equivalence. I hope it is clear. Right? Chalo next. Now I'll show you one more thing which is very important here with respect to your curriculum. Exercise 2, question 2 had been done. Look here, question number 3. This also we had discussed. It is same as question number 1. Same as question number 1. The only thing is at the end of the column you have to identify whether the given statement is tautology, contradiction or contingency. It is very easy to identify. If the last column gives all T, you will write there the given statement is tautology. Khatam. This one statement you have to add, that's all. In question number 1, nothing else. Okay, the question number 3 is exactly question number 1. The only difference is you have to write one last statement in question number 3, which is absent in question number 1. Clear? Because in question number 1, only truth table was a task. In question number 3, you have to examine the last column and write what exactly is the statement type. That's it. So this completes your exercise number 1.2. You will do this as a homework. I had already given. If you have not done, we'll do it. Now comes one more very important part here. Now understand this. Quantified statements, duals, negation of compound statement, converse, inverse, and contrapositive of implication. This is a huge topic as such, apparently, but we will try to make it very simple and see exactly what does the term quantifier mean. So we will go to board for this. Let's go to board. Talking about quantifiers. Okay, quantifiers are also called as generalizers. They are of two types, universal and existential. So ये क्यों है? देखो quantifiers को हम कहाँ पर यूज करते हैं? जहाँ पे हमको जनरल स्टेटमेंट देना होता है. जनरल स्टेटमेंट देना होता है. फॉर एग्जाम्पल प्लीज जरा देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि से A is a set of 1, 2, 3, 4, 5, 6. बराबर है ना? Yes or no? This is the fact. Mind it. This is the fact which is there. It is not statement. It is fact. Okay, अभी जरा देखो. इसमें अब मैं एक स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूँ. स्टेटमेंट देखो क्या होगा. I'm saying all x element of A are natural numbers. समझा क्या? All x is element of A are natural numbers. तो मैंने क्या किया? मैंने इस पूरे सेट को ना एक सिंगल जनरल स्टेटमेंट में बोल दिया. और जनरल स्टेटमेंट में मैं सिर्फ इसलिए बोल पाया क्योंकि मैंने एक चीज का इस्तेमाल किया जिसका नाम है ऑल. समझ रही बात? Yes. So all talks about entire thing.
This is called as universal quantifier or universal generalizer. That you generalize the entire set into a single statement with the help of all. Yeah. So universal quantifier is nothing but all. इसका मतलब ही होता है all. सर इसको लिखा कैसे जाता है जरा देखना. इसको लिखते कैसे हैं? इसको उल्टा ए लिखते हैं. क्या लिखते हैं? उल्टा ए. This is very important. Universal quantifiers are written as उल्टा ए. ओके राइट. अभी देखो अगर मैं ऐसा बोलूं तो at least one element of A is multiple of 5. Multiple of 5. करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन मैंने क्या यूज किया यहाँ पर? एटलीस्ट वन. यस और नो? ये ट्रू कब होगा? ये ट्रू कब होगा? अगर एक भी मल्टीपल ऑफ 5 निकल गया तो ये ट्रू है. फॉल्स कब होगा? फॉल्स कब होगा? जो एक भी नहीं है, एक भी नहीं मिला तो फॉल्स हो जाएगा. अच्छा इस केस में अगर एक भी नॉन नेचुरल नंबर है तो ये फॉल्स हो जाएगा. इसके लिए ऑल इज कंपलसरी. इसके लिए एटलीस्ट वन. एक से ज्यादा हो सकता है, एक से कम नहीं. दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, है ना? तो इसको हम एग्जिस्टेंशियल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंशियल. और इसको हम बोलते हैं एटलीस्ट. एटलीस्ट जो होता है ना, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा ही. कैन यू सी दिस? यस और नो? उल्टा ई. यस. उल्टा ई, उल्टा ए. तो उल्टा ए मींस ऑल, उल्टा ई मतलब एटलीस्ट. ये कब ट्रू फॉल्स होता है? ये कब ट्रू फॉल्स होता है? क्लियर हो गया ना? कॉमन इंग्लिश. अगर सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ही ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स. इसमें कोई एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो ट्रू है. इसके फॉल्स होने के लिए सबके सबको गायब होना पड़ेगा. ठीक है, चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. चलो इसको नोट करो, नोट दिस डाउन. ये पूरा क्वांटिफायर्स और जनरलाइजर्स का जो पार्ट है उसको नोट करो, एकदम फटाफट नोट करो. सो आफ्टर नोटिंग दिस डाउन, लेट अस गो टू द एग्जांपल, है ना? लेट अस गो टू द एग्जांपल फ्रॉम टेक्स्ट बुक. सो हियर वी गो. Quantifiers world is here. See quantifier in. अच्छा हाँ, एक और चीज, one more thing. When you use this quantifier to write any statement, understand this. I am just showing you. Here we go on board again. If you use these quantifiers to write any statement, that statement is called as quantified statement. Okay. So what does the quantified statement mean? The statement in which quantifier is used. जैसे इक्वल टू यूज किया तो इक्वेशन, वैसे क्वांटिफायर यूज किया तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. स्टेटमेंट तो है, जैसे भी ये स्टेटमेंट तो है, राइट? पर इसी को अगर इसी को मुझे क्वांटिफायर के टर्म्स में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो अभी अगर मेरे को मान लो ये वाला क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना हो, कौन से फॉर्म में? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. मतलब क्वांटिफायर को यूज करके. देखो मैं लिख रहा हूँ, ये देखो लिख रहा हूँ, ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ ए आर नेचुरल नंबर्स. हो गया, समझा? अच्छा सर अगर ये वाला लिखना हो तो ये वाला बहुत सिंपल है ना? ये कैसे आएगा? एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स ऑफ ए. समझा क्या? तो एटलीस्ट एक्स मतलब एटलीस्ट वन वेरिएबल या एटलीस्ट वन वैल्यू विच बिलोंग्स टू ए इज मल्टीपल ऑफ 5. खत्म हो गया. Okay, so this is called as quantified statement. This is also called as quantified statement. Clear? Even these two statements are quantified only, but it is written in a statement form. Here we are writing in the symbolic form. Yes, no? Yes. Yes, please note. These two are symbolic notations. Just note this down. These are quantified statements. So if you want, you can write here. These are
quantified statements. These are quantified statements. Hello. Okay, so here we go. We have got quantifiers and quantified statements here. Can you see this? Yes, no? Right? Yes. So यहाँ से we are starting. These are examples we have, quantified and quantified statements. Same examples you have. Okay, right? Here are two examples. पहला example ये रहा. P, there exists an even prime number in the set of natural numbers. So there exists an. So it is existential. मतलब at least one. Clear? Clear or not? Okay. So instead of writing there exists, there's it. Instead of writing there exists, if you write at least one, there is no problem. है ना ये? Okay, so यहाँ पे n लिखने की वजह से ये हो गया कि at least one number is there. So there exists n की जगह पे आप क्या लिखोगे? At least one even prime number in the set of natural number, which is correct. Even prime number 2 होता है ना? हाँ. ये देखो यहाँ पर सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है? ये सेकंड वाले क्यों क्या लिखा हुआ? क्यों क्या है? क्यों क्या है? All natural numbers are positive. Yes, no? Yes. पक्का? Yes. So these are two special statements. The definition is also given. A statement quantified by universal quantifier. दिख रहा है? हाँ. है ना? वो ट्रू कब होता है, फॉल्स कब होता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है. यू पीपल कैन रीड दिस. मैं ये सारी चीजें क्यों दिखा रहा हूँ? ताकि उनको बुक का भी हल्का सा आदत रहे. Your book says many things like that. Okay, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं. There are certain examples we have. See, दिख रहा है? See, look at this example. Such a beautiful example. This entire example. See, this entire thing. Right? What is it? If A is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so determine the truth value of the following. Right? तो पहला क्या बोला है? At least, ये ना existential. At least x. At least x. इसका मतलब कम से कम एक x is element of A. Yes, such that x minus 4 is equal to 3. बराबर है? Yes, जरा हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है. मैं चाहता हूँ even though it is solved example, just write this question. Write example 1. Write this question, example 1, solve example 1. Example 1. If मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग भी लिखो. A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ब्रैकेट क्लोज, है ना? और क्या बोला है? डिटरमिन truth value
ऑफ, पहला फर्स्ट क्या बोला है, एटलीस्ट वन एक्स एलिमेंट ऑफ ए such that x minus 4 is equal to 3. समझ में आ रहा क्या? अब मैं इस सम को सॉल्व करूंगा, देखो इट्स वेरी सिंपल। ऐसे सम तुमको एक्सरसाइज में भी आएंगे, कैसे सॉल्व करना देखो मैं कर रहा हूँ, कुछ करना नहीं है खास, एक छोटा सा काम है। क्या करो आप, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, दोनों में से सच्चाई बाहर निकाल लो, ट्रुथ वैल्यू निकाल लो। देखते हैं क्या बोला है, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एक्स ऑफ ए, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए ना, यस। तो ये ए है, इसके बहुत सारे एलिमेंट है, इसमें से कोई ना कोई ऐसा होगा कि x माइनस 4 इज 3। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया, क्या मैं लिख रहा हूं, सिंस x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। सुनो, यस। और ये जो 7 है, ये 7 है, ये पूरा जो है इज एन एलिमेंट ऑफ a, yes no, therefore at least x is an element of a such that x minus 4 is equal to 3 is true। खत्म। अच्छा, यहीं पे अगर ऑल लिखा होता तो ये फॉल्स हो जाता, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स कैन नॉट बी 7 ना, है क्या? नहीं, ऑल एलिमेंट्स आर नॉट 7, जस्ट वन एलिमेंट इज 7, इसलिए चल गया काम। समझ में आ गया? यहाँ पे ऑल का सिंबल होता तो ये फॉल्स हो जाता तुरंत ऑन द स्पॉट। प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन जल्दी से। सर लिखा मैं। अच्छा, ओके ओके ओके, नाउ विल गो टू स्क्रीन बैक अगेन। ये देखो, ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ ए एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो क्या करोगे? x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो क्या करेंगे? तो पहले कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन क्या बोलता है? फॉल्स। हाँ, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, वहां पे ट्रांसफर करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा ना। हाँ, और जैसे 2 होगा तो ऑल x एलिमेंट ऑफ a फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सबके सब 2 से बड़े और इक्वल नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, 2 3 4 5 6 7 सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट? बिकॉज 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ऑल फेल हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर ई होता, उल्टा वाला है एग्जिस्टेंशियल, तो करेक्ट था ये, राइट? चलो वैसे इधर भी आते हैं, ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ ए एक्स माइनस 8 इज लेस देन इक्वल टू 7, तो क्या करेंगे? ये माइनस एक्स को वहां 7 को यहाँ लाएंगे, तो यहाँ पे x हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, इधर आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे ही ट्रू, हाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आता है, इसका मतलब सर वो ट्रू है ना? क्या आएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो कि सही है। 1 से लेके 7 तक सारे वैल्यूज 1 के इक्वल या उससे बड़े हैं, परफेक्ट, ट्रू हो जाएगा। इधर आ जाओ, एटलीस्ट 1a, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 16, इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? क्या आएगा? x इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8। हाँ, तो एटलीस्ट वन वैल्यू शुड बी 8, है क्या? नहीं है, तो इट बिकम्स फॉल्स। दैट्स ऑल। क्लियर? यस कि नो? यस। So here is what we have. Let's go to now another set of examples. कहीं गया क्या नीचे? हाँ, here. Clear ना? पक्का? अब इसके हम कर सकते हैं अपनी मर्जी से। सर इसके सम्स कहाँ पर है? चलो तुमको एक्सरसाइज दिखा देता हूँ। ये देखो, इसके सम्स होंगे इसके नीचे, किधर गया, ये रहा 1.3, दिख रहा है? What a beautiful thing to answer. Look here, page number 17 है ना? ए दिया हुआ है 5 7 9 11 12, डिटरमिन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप क्या करेंगे? चलो एक सम करो ये वाला, पहले स्टेटमेंट एज इट इज लिखने का, बाद में जो कंडीशन है, कंडीशन किधर है? सच दैट के बाद, है ना?
तो x माइनस 8 इक्वल टू 1, इसको इवेल्युएट करो तो इसका वैल्यू क्या आएगा 9। एटलीस्ट 1 x मस्ट बी, है क्या? हाँ है, तो पहला वाला ट्रू, हाँ यस कि नो, यस है ना? ये वाला जरा करो, चलो करो। x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर, जल्दी से। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का सिंबल नहीं फॉल्स निकल गया, कैसे निकाल? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, डू इट वेल। पूरा स्टेटमेंट पहले लिखना है, तो ऑल x एलिमेंट ऑफ a, फिर x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। अच्छा, इवन नंबर का मतलब क्या होता है? 2 की टेबल इट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2 ना, बराबर ना? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस, बोर्ड पे आ जाओ। है ट्रू है ट्रू है, पक्का ट्रू है। okay. Since x square plus x is equal to 2n, बराबर कि नहीं? यस और नो? तो इसका Yes. मतलब मुझे x का वैल्यू ढूंढना है। ध्यान देना, ध्यान देना। a कितना है? a कितना है? पहले a लिखना होता है, तो a कितना था? a कितना था? टेल मी। a देखो 3 5 7 9 11 और लास्ट में एक 12 भी है ना। इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा और x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? सब बड़े आसानी से। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2n इज इक्वल टू 0। सुनो, बराबर है? नहीं तो एक और तरीका था, x इंटू एक्स प्लस 1, है ना? x इंटू एक्स प्लस 1 वो भी चलता था। जैसे एग्जांपल, अभी इसकी बजाय अगर हम ऐसा लिखे x इंटू एक्स प्लस 1 तो इज इक्वल टू 2n। अभी सारे ऑड नंबर है, +1 इवन नंबर 2 का मल्टीपल आ जाए। एग्जैक्टली ये सब ऑड नंबर है और ये इवन नंबर हो जाएंगे, है ना? तो अगर x इवन है तो ये ऑड हो जाएगा, समझना की बात? और अगर ये ऑड है तो ये इवन हो जाएगा। तो फिलहाल सारे x क्या हैं? ऑड है, एक को छोड़ के, है ना? तो अगर हम लोग किसी भी ऑड और इवन नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ x is odd, x plus 1 is even. If x is even, x plus 1 is odd. Therefore, x into x plus 1 is always even for all values of x belonging to natural number. ये तो छोड़ ही दो, बराबर? Therefore the answer is justified. I hope it is clear, है ना? Therefore it's a true statement. It's a true statement. Truth value of ये पूरा statement is t, खत्म हुआ, right? Note this down. पूरा लिखा? Now look at question number 3. Such an interesting question. Why is it interesting? Because of a very important statement. Look here. Condition क्या दिया हुआ है? x square is less than 0. मतलब x square is negative. बराबर ना? हाँ. So this is not possible. X square is less than 0 does not exist. Right? Yes.
तो लिखोगे आप x5 less than 0, therefore x is an imaginary number, या x is not real, ऐसा लिखना पड़ेगा, x is not real, है ना, therefore the statement fails. अगला x is an even number, लेकिन all लिखा हुआ है वहां पर, दिख रहा है क्या? हाँ is an even number में अगर एटलीस्ट 1 लिखा होता तो टेंशन नहीं था, और यहाँ पे क्योंकि एटलीस्ट 1 में 12 है यहाँ पर अवेलेबल, दिख रहा है ना, हाँ लास्ट में 12 डाला हुआ है यहाँ पर ताकि पब्लिक थोड़ा कंफ्यूज हो, है ना, लेकिन ऑल लिखा हुआ है, तो ऑल की वजह से ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्लियर ना? हाँ आगे बढ़ू, अगला देखो 3x plus 8 greater than 40, इसको भी आप सॉल्व करेंगे जब, तो क्या मिलेगा? 32/3 फ्रैक्शन मिलेगा, इंटीजर मिलेगा ही नहीं, फॉल्स नेचुरल नंबर मिलेगा नहीं, therefore it is false, एटलीस्ट है तो भी false, एक भी नंबर वैसा नहीं मिला. 6th वाला 2x plus 9 is greater than 14, ये भी फॉल्स 9 नहीं नहीं 5 ग्रेटर 5/2 ना, तो x is greater than 5/2, all x is greater than 5/2, correct or not? हाँ फॉल्स It is correct, all x is greater than 5/2, 2.5 से बड़ा ही है ना सब, हाँ तो 6th is true, 6th is true. I hope it is clear. पक्का? हाँ चलो अभी हमारा नया कंसेप्ट which is called as dual. हाँ कुछ बोलना है? Now we are going to study a very new concept which is called as duals. क्या बात है? Again it's very easy. Duals का मतलब देखो क्या होता है, बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है. Duals का मतलब क्या होता है जरा देखो, it is called as corresponding statement formed by replacing सुनना जरा, ठीक है, देखो हाँ, small t represents tautology, हाँ, t with small c, क्या small t with small c, और दूसरा and with और, तीसरा और with and, बाकी सब सेम, समझ रही बात? Yes, so it is nothing but corresponding statement formed by replacing these three things. मैं तुमको बोर्ड पे दिखा देता हूं. T with C, and with or with and, ये मैं लिखने के लिए कहा था, डिक्टेट जो मैं कर रहा था अभी, है ना, तो इसको अपन डुअल्स बोलते हैं. सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई मुझे बोले कि P and Q का डुअल लिखिए, डुअल, तो इट इज वेरी सिंपल, इट विल बी P और Q, खत्म, समझे क्या? कोई बोले टॉटोलॉजी एंड P का डुअल लिखिए, तो मैं क्या बोलूंगा? कंटिंजेंसी और P. कोई कॉन्ट्राडिक्शन, कोई बोले सर कॉन्ट्राडिक्शन और Q और Q से और नेगेशन Q का डुअल लिखिए, तो मैं क्या लिखूंगा मालूम है? P एंड नेगेशन Q. समझ में आ रहा है क्या? वेरी फैंटास्टिक वे टू डील विद दिस. कुछ चेंज नहीं करना है, खाली ये तीन चीजें ही बदलनी है. जैसे एग्जांपल अगर किसी ने बोला P implies Q एंड इसमें खाली P implies negation Q, ऐसा स्टेटमेंट है.
और मुझे क्या करना है, इसका डुअल लिखना है। तो डरना नहीं है, एकदम सिंपल है। P इंप्लाइज Q को कुछ नहीं करेंगे हम, एंड को और कर देंगे, नेगेशन P को कुछ नहीं करेंगे हम, इंप्लाइज को वैसे रहने देंगे, नेगेशन Q को वैसे रहने देंगे। समझ आ रहा है क्या? अगर यहाँ पर कहीं पर C होता तो हमने उसके बदले में यहाँ पर T लिख दिया होता बस। आई होप इट इज क्लियर, राइट? सो राइट दिस एग्जाम्पल टू, ये एग्जाम्पल भी फटाक से लिख लो। राइट दिस इसमें एग्जाम्पल। सिर्फ हाँ, फर्स्ट वाला चेंज कर रहा है, फर्स्ट वाला मतलब जो फर्स्ट गलती से वैसे लिख दिया, सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी। ये इसमें जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला अच्छा नहीं वो तो नहीं सी एंड के बदले और, हाँ, तो वो पी कॉन्ट्राडिक्शन हुआ या वो हुआ तो P will become contradiction, C, and will become or. Now this is your example, question number 2. Can you see this? यस P और Q and R, तो क्या करोगे? पी एंड क्यू है, करेक्ट। सब कुछ खास काम नहीं है, एकदम बहुत सिंपल काम है ये। खाली क्या करेंगे, ये जो आपने P एंड Q एंड R लिखा है, एंड को और से, और को एंड से रिप्लेस कर देंगे, खत्म हो गया। वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी करने का है, सेम, राइट? एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 8 करो, 8 इसका सेकंड का 8 करो, ये वाला, ये वाला सेकंड का 8 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 सॉल्व करो, 8। तो क्या आएगा इधर, C और P एंड Q और R, ये ना मस्त स्टेटमेंट है। अच्छा 8 तो 9th भी है क्या? मैंने देखा 8 9 10 तीनों है। ठीक है, पहले 8 ही करते हैं, है ना? पहले अपन 8 ही करेंगे। 8 9 10 तीनों इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक्चुअली पहले हम 8 करते हैं, ठीक है? हाँ देखो कितना सिंपल है। इसका इसका डुअल क्या होगा, या ऐसा ऐसा लिखने का नहीं है, ऐसा लिखा ना तो इसके बाद इधर इसको आप नाम दो ऐसा, डुअल। लिखने का तरीका अच्छा ही, डुअल। अब जो डुअल आएगा वो लिख दो। क्या डुअल आएगा? C एंड शुरू हुआ, P और Q एंड R, ठीक है? हाँ, तो सब चेंज कर, हाँ, सब एंड और सब का बदल जाएगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, C और T आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। वैसे ही 7th वाला भी बहुत अच्छा है, जस्ट डू दिस, अ न्यू कंसेप्ट, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। पहले हम इसका कंसेप्ट देख लेते हैं और फिर इसमें आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो बता दूंगा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट को अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं, तो जरा ध्यान से देखना, P एंड Q, P और Q, P implies Q, P डबल implies Q, राइट? और एक इंपॉर्टेंट है नेगेशन P, नेगेशन P। इतने तरीके से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, इतने तरीके से, जिसमें से कि जब नेगेशन काम करता है
तो इन दोनों के ऊपर नेगेशन की जो प्रॉपर्टी है, देखो इसके ऊपर जो नेगेशन की प्रॉपर्टी है वो है इसके ऊपर, है ना, वो है डायरेक्टली इनवर्स की प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी इनवर्स। इनवर्स। इसके ऊपर जब नेगेशन काम करता है तो इनवर्स बना देता है सीधा सीधा। ठीक है, इनवर्स का मतलब हमको पता है एडिटिव इनवर्स होता है, कंपाउंड में तो खाली ट्रू फॉल्स होता है ना, 1 0 0 1 होता है। तो इनवर्स मतलब अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएगा। दिस इज व्हाट इट डज। ठीक है, पर इन दोनों के ऊपर जो प्रॉपर्टी है ना, इन दोनों के ऊपर, इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन थोड़ा सा अलग है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा अलग है। इसके लिए इसके डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूटिव डिमॉर्गन्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमॉर्गन्स प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन डिमॉर्गन्स। डिस्ट्रीब्यूटिव दो तरह का होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव दो तरह का होता है, एक होता है प्लेन डिस्ट्रीब्यूटिव, दूसरा है डिमॉर्गन्स डिस्ट्रीब्यूटिव। ये थोड़ा सा अलग है, इसका जो प्रॉपर्टी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव से ना थोड़ा सा अलग है। मैं बताता हूँ क्या अलग है, ठीक है, राइट? ये वैसा ही है क्या जैसे सेट्स में था कि नेगेशन ऑफ पी और क्यू इज नेगेशन पी एंड नेगेशन प्रॉपर्टी है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अभी देखो इसमें क्या होगा, देखो इसका इनवर्स विल बी पी। समझे क्या? नेगेशन पी का इनवर्स पी का इनवर्स मतलब नेगेशन, सॉरी, नेगेशन पी का नेगेशन पी। समझे क्या? नेगेशन पी का नेगेशन, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, तो नेगेशन पी का नेगेशन पी का नेगेशन पी। ठीक है, अच्छा, पी एंड क्यू का नेगेशन सर, तो नेगेशन तीनों के पास जाएगा, तो कैसे होगा देखो, इट विल बिकम नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। क्लियर है? मैं काम करता हूँ, ब्लू से लिखता हूँ तो ज्यादा से समझेगा। इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेशन पी नेगेशन क्यू और विल बिकम एंड। क्लियर हो गई बात? हाँ। अब जरा इसको हम समझते हैं, ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। ये कैसे काम करता है? ठीक है, देखो पहले तो ये समझो कि P इंप्लाइज Q का मतलब क्या होता है। P इंप्लाइज Q का मतलब देख लो पहले, तो इससे हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। P इंप्लाइज Q का मतलब होता है नेगेशन P और Q। इसका मतलब याद करो, PQ में हम सोचना कब चालू करते हैं? जब यहाँ T आता है। अगर यहाँ फॉल्स आता है तो हम सोचते हैं क्या? नहीं, है ना? वही चीज देखो यहाँ पर दिख रही है आपको कि अगर यहाँ पर फॉल्स आया तो ये ऑटोमेटिकली टी हो जाएगा, और टी और के साथ में जाने के बाद में कुछ भी होने दो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है ना? पक्का? अभी क्लियर हो रही है बात? अच्छा, अगर मान लो सर यहाँ पे एफ होता है तो हम सोचते ही नहीं है, सोचते हैं टी होता है तो सोचते हैं, तो यहाँ पे अगर टी होगा तो क्यों सोचते हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ पे फिर एफ आ जाता है, एफ मतलब जीरो और मतलब प्लस, तो जीरो प्लस एनीथिंग विल बी सेम थिंग। इसलिए कभी भी जो भी क्यू का वैल्यू होता है वही आपका फाइनल आंसर होता है। मतलब अगर मान लो ये आपका टी है तो ये तो आपका एफ बन गया, पर इसलिए अगर ये भी एफ होगा तो ये एफ और एफ हो जाएगा, अगर ये टी होगा तो ये एफ और टी हो जाएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू अंडरस्टैंड, राइट? यस, तो इसको आप दिमाग में बिठा लो अपने कि P इंप्लाइज Q का मतलब होता है नेगेशन P और Q, नेगेशन P और Q, नेगेशन P और पहले वाले का नेगेशन और Q, इसका मतलब नेगेशन P और Q। याद रहेगा? अच्छा, उसी तरह से इसका भी कुछ मतलब होता है। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है P इंप्लाइज Q, है ना, एंड Q implies P। यू नो, तो इसको भी अगर हम थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो ये क्या बनेगा? नेगेशन P और Q बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये क्या बनेगा? नेगेशन Q और P बनेगा कि नहीं बनेगा? और उसका ये एंड बनेगा, है ना? अब देखो,
अगर मैंने इसका नेगेशन लिया तो ऑटोमेटिकली इसका नेगेशन हो जाएगा, बराबर है ना, है कि हाँ। नहीं? तो अब मुझे बताओ इसका नेगेशन क्या आएगा? इसका नेगेशन क्या आएगा? P और पी एंड आएगा। नेगेशन क्यू, है कि नहीं? क्या बन गया? हाँ। एंड नेगेशन क्यू, देखो सामने। नेगेशन क्यू। अच्छा इसकी बात करते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करने जाओगे तो जब इसको नेगेशन लगाओगे, इसको लगाओगे तो पूरे को नेगेशन लगेगा, तो पूरे को नेगेशन लगेगा तो फिर क्या मिलेगा? नेगेशन पी और क्यू और नेगेशन क्यू क्यू एंड सुनो। अच्छा। समझ आ रहा है ना? अब इसको वर्कआउट करते हैं। हाँ। चलो देखते हैं तो क्या हो जाएगा। इसका नेगेशन मतलब P एंड P क्यू, नेगेशन क्यू है ना? और वेरी गुड, एंड क्यू P। एंड नेगेशन P। तो इसकी वजह से इसका जो नेगेशन आता है वो आता है P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। क्लियर? समझ आ रही बात? राइट? सो इट हैपेंस टू बी। ये पूरा लॉजिक समझ में आ गया? हाँ। ये हमारा फंडामेंटल है, इसके बेसिस पे आप किसी भी चीज को नेगेट कर सकते हो, किसी भी चीज का नेगेशन निकाल सकते हो, किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन निकाल सकते हो। क्लियर? नहीं समझा? समझा। ओके ना? हाँ। तो P इंप्लाइज Q का मीनिंग याद रखो, P डबल इंप्लाइज Q का मीनिंग याद रखो, ये दिख रहा है? और उसके बाद फिर निकलना 2 मिनट का काम है। तो जस्ट नोट दिस डाउन, 3 कॉलम बनाना, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, तो तुम्हारे लिए बहुत आसानी से लिखने को जमेगा। फर्स्ट कॉलम में तुम ये सब लिखना, ये वाला पार्ट, सेकंड कॉलम में उसके बारे में जो मैंने यहाँ पर सारी चीजें लिखी है वो लिखना, और थर्ड कॉलम में ये लिखना। डू इट। मैं अगर रेड पेन से दिखाने की कोशिश करूँ तो आई विल मेक दिस एज फर्स्ट कॉलम, ठीक है, दिस एज सेकंड कॉलम एंड दैट एज थर्ड कॉलम। जस्ट डू इट। सर इसमें जो हम 10 यूज करते हैं वो बाइनरी के इससे कुछ है क्या? हाँ, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ वैल्यू ही मतलब 10 होता है, उसी को बाइनरी बोलते हैं। उसी को बाइनरी बोलते हैं बेटा। हाँ सर, मैं लिखा था पर मैंने ऐसी टेबल बनाई हॉरिजॉन्टल। ओके, बाकी रिकॉर्डिंग वाले पॉज कर लें, पॉज कर ले वीडियो और उसको नोट करें। जस्ट पॉज योर वीडियो एंड नोट। So here we complete with today's session. Next lecture would be, we'll start with the questions related to this topic. सबसे पहले तो आई स्टार्ट विद क्वेश्चन का फॉर्म्स। हमने बोला ना कि हम नेगेशन कैसे करें कंपाउंड स्टेटमेंट का, इसका लॉ तो समझ लिया, पर इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक, आपको एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, जैसे पी क्यू, इन सब चीजों के तरीके से दिया जाएगा, और बोलेंगे उसका नेगेशन निकालो। तो बहुत सिंपल है वो, राइट? क्या करना होता है भाई, लिया क्यू लिया आपने, वो स्टेटमेंट लिया, नेगेशन लगा दिया, आंसर आया, आंसर भी सिंबॉलिक फॉर्म में आ गया। एक दूसरा तरीका भी होता है, आपको एक इंग्लिश स्टेटमेंट दिया जाएगा, अंग्रेजी का स्टेटमेंट, और बोलेंगे इसका नेगेशन निकालो। तब आप क्या करेंगे, उसको पहले आप कन्वर्ट करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, फिर उसका नेगेशन निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर से इंग्लिश स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान देना मैंने क्या बोला, मैं क्या कह रहा हूँ, एक स्टेटमेंट इंग्लिश में दिया जाएगा, you will convert that into symbolic form, then symbolic form will be processed, you will get the answer in the symbolic form, you will reconvert that into the English statement. That is how it's going to be the second case of the question. So the questions will be asked in these 2 formats.
राइट। तो पहला फॉर्मेट सीधा सिंबल दिया जाएगा, प्रोसेस करना है, सिंपल आंसर लाना है, सिंबल के फॉर्म में छोड़ देना है। दूसरा इंग्लिश स्टेटमेंट दिया जाएगा, सिंबल में कन्वर्ट करना है, प्रोसेस करना है, आंसर सिंबल में आएगा, फिर वापस से ट्रांसलेट करना है, ठीक है बराबर। तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर से हम कैसे करना है। और इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है कि जितने इंप्लीकेशन स्टेटमेंट होते हैं, जितने कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, उसी को हम लोग इंप्लीकेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, they are not categorized but they undergo 3 different kind of impacts, ठीक है। ये तीनों जो है ना वो 3 अलग अलग फॉर्म में प्रोसेस हो सकते हैं, उसके साथ हम कुछ कर सकते हैं। उसी को हम लोग कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो हर इंप्लाइड स्टेटमेंट का एक कॉन्वर्स होता है, एक इनवर्स होता है और एक कॉन्ट्रापोजिटिव होता है, हर इंप्लाइड स्टेटमेंट का। मेरी बात को ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। हर इंप्लाइड स्टेटमेंट का, डबल इंप्लाइड का नहीं है, इंप्लाइड का, हर इंप्लाइड स्टेटमेंट का। हाँ, उसके अंदर अगर आप डबल इंप्लाइड को इंप्लाइड में तोड़ दोगे तो 2 अलग अलग जगह पे ये चीजें एग्जिस्ट करेंगी, बट बीच में और या एंड के होने की वजह से वो चीजें डिस्टर्ब नहीं होती हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग ऐसे अज्यूम करके चलेंगे कि जितने भी इंप्लाइड स्टेटमेंट है यानी इंप्लीकेशंस है, सबके 3 अलग अलग एग्जिस्टेंसेस हैं। पहला कॉन्वर्स, दूसरा इनवर्स, तीसरा कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है बराबर। अच्छा, ये कंप्लीट करने के बाद में हम लोग जनरल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर सर्टेन लॉज व्हिच ऑल दीस कनेक्टिव्स फॉलो। जैसे भी हमने देखा ना नेगेशन के ऊपर कैसे काम हो रहा था, नेगेशन किस तरह से काम कर रहा था देखा ना आप लोगों ने, है ना। उसी तरह से ना और की कुछ खास बात होती है, एंड की कुछ खास बात, इन सबको हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे, बहुत सिंपल है बट उसको हम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बेसिस पे कुछ सम्स करेंगे। लास्ट सेक्शन इसका स्विचिंग सर्किट के ऊपर होता है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस है और ये चैप्टर एक्चुअली लोग बहुत हल्के में लेते हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत क्लियर कर सकता है, राइट। यस, सो see you in the next lecture with all these informations. Till then you will solve all the questions connected to whatever topics which have been taught to you today. Okay, so goodbye, take care, bye bye.